Hello, I am Dr. Kanchan Sachanandani, consultant robotic and laparoscopic GI and HPV surgeon. और आज हम बात करेंगे एक पेशेंट के बारे में जो हमारे पास ब्लीडिंग पर रेक्टम यानी मोशन के तरफ से होने वाली ब्लीडिंग लेके आया था। सो बेसिकली एक 74 ईयर ओल्ड जेंटलमैन आए थे मेरे पास ब्लीडिंग पर रेक्टम लेके, यानी एनस यानी मोशन के जगह से होने वाली ब्लीडिंग हो रही थी उनको, और ये पाइल्स की ब्लीडिंग नहीं थी। तो बेसिकली पाइल्स समझ के उनको कैजुअल्टी से ओपीडी में भेज दिया गया था कि इनको पाइल्स की तकलीफ़ होगी तो आप देख लीजिए। पर पेशेंट बता रहे हैं कि उनको पिछले 4 घंटे से हर 15-20 मिनट में उनको दो मतलब मुट्ठी भर उनको ब्लीडिंग हो रही है। तो ऐसा ब्लीडिंग हम पाइल्स में नहीं देखते हैं। पाइल्स में यूजुअली मोशन होने के बाद, स्पेशली कड़क मोशन होने के बाद आपको कमोड में एक स्प्लैश ऑफ ब्लड मिलता है, पर उसमें बार बार ब्लीडिंग नहीं होती है। तो जब इतनी बड़ी उम्र के किसी पेशेंट में इतनी फ्रीक्वेंटली फ्रेश या पेनलेस ब्लीडिंग हो रही हो तो इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, और ये कोई ओपीडी बेसिस पे ट्रीट होने वाली चीज़ नहीं है। तो मैंने उनको तुरंत ही बताया कि आपको एडमिट होना पड़ेगा और आपका ब्लीडिंग रुकने तक के हम लोग आपको इवैल्यूएट करेंगे। तो उनको हमने एडमिट कर लिया और ब्लीडिंग रोकने की मेडिसिन्स दी। स्ट्रेंजली वो पेशेंट ब्लड थिनर्स पे थे, यानी उनको हार्ट के लिए या स्ट्रोक के लिए उनको ब्लड थिनर्स चालू थे, और वो भी ड्यूअल एंटी प्लेटलेट्स चालू थे उनको। तो वो हमने बंद करवाए और उनको ब्लीडिंग रोकने के लिए हमने मेडिकेशंस चालू की। फिर भी रात भर उनको आधे पौने घंटे में थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग हो ही रही थी, और एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मिडनाइट में उनको भरमार ब्लीडिंग हुई जो कि ऑलमोस्ट 400-500 ml थी। इट वाज मिक्स्ड विद स्टूल्स। तो हमने अर्जेंट बेसिस पे उनका सीटी स्कैन कराया, जिसको हम सीटी एंजियोग्राफी बोलते हैं, यानी हमारी खून की नलियों को ट्रेस करके छोटी छोटी नलियों से कहाँ से ब्लीडिंग हो रही है वो हमें पता चलता है। क्योंकि अगर ऐसी कोई ब्लीडिंग वेसल हमें दिख जाती है तो उस नली को हम लोग ब्लॉक कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने ये सीटी स्कैन कराया, और हमने क्या पाया? हमने पाया कि उनके इंटेस्टाइन में बहुत सारे डाइवर्टिक्यूलाई हैं। तो आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने डाइवर्टिक्यूलाई के बारे में बोला है, जो छोटे छोटे बुलबुले होते हैं इंटेस्टाइन से बाहर निकले हुए। जब इंटेस्टाइन में प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, स्पेशली हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, तो उसमें छोटे छोटे बुलबुले यानी मसल्स वीक होने की वजह से जो उसकी लाइनिंग है उसके बुलबुले बनने लगते हैं। और क्योंकि ये मसल्स या उसकी लाइनिंग बहुत वीक रहती है तो इसके आजू बाजू में जो भी इसकी खून की नलियां हैं जो उससे सप्लाई कर रही है वो कई बार अल्सर होके फूट जाती है और उसमें से भरमार ब्लीडिंग होने लगती है। कई बार ब्लीडिंग इतनी सिवियर हो जाती है कि पेशेंट्स कैन डाई। ऐसे सिवियर ब्लीडिंग को रोकना और उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है, पर सबसे ज़रूरी ये है कि ये जानना और पहचानना कि ये ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है। इसके लिए सबसे पहले हमने जो सीटी स्कैन कराया, उसके बाद में हमने देखा कि उसमें 2-3 छोटी छोटी खून की नसें हैं जो ब्लीड कर रही हैं, पर क्योंकि ब्लीडिंग सुबह तक के रुक गई थी तो हमने उसकी अलग से कोई ट्रीटमेंट या फिर उसका ब्लॉकेज नहीं करवाया। और फिर हमने दूरबीन का तपास यानी कोलोनोस्कोपी करके देखा कि उधर से हमको कोई एक्टिव ब्लीडिंग का सोर्स मिल रहा है या नहीं। ब्लीडिंग का कोई एक्टिव सोर्स नहीं था और सब ब्लीडिंग रुक चुकी थी अपने आप। सो नेचर हैज़ इट्स ओन वे टू हील। ऐसे में ब्लीडिंग रुक जाती है और कई बार बॉडी अपने आप ही उसको हील कर देती है। सो बेसिकली इसमें हम मेजर सर्जरी से भी बच गए। इसमें हम एंजियो एम्बोलाइजेशन यानी खून की नलियों को ब्लॉक करने के ट्रीटमेंट से भी बच गए। सिर्फ कोलोनोस्कोपी द्वारा हमें ये पता चल गया कि उनको डाइवर्टिक्यूलाई हैं, पर तब तक की ब्लीडिंग रुक चुकी थी, इसलिए कोलोनोस्कोपी द्वारा कोई ट्रीटमेंट से भी वो बच गए एंड ब्लीडिंग रुक चुकी थी। हालांकि ये जानना ज़रूरी है कि इस तरीके की डाइवर्टिकुलर ब्लीडिंग स्पर्ट्स में या बाउट्स में फिर से होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है और हमें उसके लिए वॉचफुल होना पड़ता है।
ये केस में या ये पेशेंट में सीखने की बात ये थी कि जब डबल एंटीप्लेटलेट्स यानी डबल ब्लड थिनर्स चालू हों तो ऐसे में कई बार ब्लड थिनर्स रोकने से और उसको कोएगुलेटिंग एजेंट्स देने से यानी ब्लीडिंग बंद करने की दवाइयाँ देने से भी कई बार ये ब्लीडिंग रुक जाती है और हम लोग एक मेजर सर्जरी से बच सकते हैं। सर्जरी कब करनी है और कब नहीं करनी है, किस में करनी है किस में नहीं करनी है, ये जब जान जाते हैं उसी को कहते हैं एक वाइज सर्जन। For more such informative videos on GI in HPB surgery, kindly subscribe to my channel and do not forget to press the bell icon. Thank you.